हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं और आशा है मुझे कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर डाले होंगे। मैं प्रयास करूंगी आज ही मैं वीडियो बना के आपको स्टेटस समझाऊं, नहीं तो कल सुबह तो पक्का ही है, क्योंकि आज कुछ और भी काम था हमें, तो इसलिए अगर आज समय निकाल पाए तो आज ही कर देंगे। तो चलिए साथियों, फिलहाल के लिए अभी ये काम शुरू करते हैं कि आखिर सेबी ने और क्या क्या निष्कर्ष निकाले। तो यहाँ तक हमने समझा था कि इसने सबसे पहले तो बताया है कि PACL क्या कहती है, यूनिट का मतलब क्या है, स्टॉक एक्सचेंज में सेबी का हस्तक्षेप है, हमारे ऊपर नहीं है, ये सब कुछ दलीलें PACL ने दी। इसके आगे सेबी ने अपनी जो वो सेबी की संस्था बनी हुई है, इसका जो जन्म हुआ वो किस लिए हुआ, किस उद्देश्य से सेबी बनाई गई, सेबी एक्ट बनाया गया, ये सब उसने बताया। और इसके आगे वो और भी चीज़ें समझा रही थी, तो एक एक करके उनको समझ लेते हैं। इसमें ये बोल रही है कि धारा 12(1)(b) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति, इसके आगे अगले पेज में, कोई भी व्यक्ति किसी भी CIS की स्कीम को, ये CIS की स्कीम को ना ही स्पॉन्सर कर सकता है, ना ही कॉज टू बी स्पॉन्सर्ड और कॉज टू बी कैरीड, ये ना ही इसको स्पॉन्सर कर सकता है, ना ही इसको कैरी कर सकता है, जब तक कि, यानी कि कुल मिला के CIS का काम नहीं कर सकता जब तक कि उसको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता बोर्ड से। बोर्ड कौन है? ये सेबी है, क्योंकि सेबी को ये पावर दी गई है कि आप CIS के लाइसेंस जारी करेंगी, या CIS के लाइसेंस जारी करने के लिए सेबी ने जिस जिस अथॉरिटी को नियुक्त किया हुआ है वो आपको लाइसेंस नहीं दे देती, तब तक आप उस सर्टिफिकेट के बिना CIS का काम नहीं कर सकते, ऐसा उनकी धारा 12(1)(b) कहती है। इसके अलावा ये सिक्योरिटीज़ का मतलब और डीप बताते हुए कि हाँ, और गहराई से समझाते हुए कह रहे हैं कि जो सिक्योरिटी शब्द है, तो सेबी एक्ट की धारा 2(1)(1) इसमें, और साथ ही सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट की धारा 2(h)(1)(b) इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, यूनिट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय एनी CIS कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम टू द इन्वेस्टर्स इन सच स्कीम, यानी कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप यूनिट ही उसको अलॉट कर रहे हैं, यानी कोई भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का काम कर रही है जो कंपनी, वो कंपनी जो भी दस्तावेज अपने ग्राहक को देगी, चाहे वो यूनिट हो चाहे वो कोई अदर इंस्ट्रूमेंट हो, उसको हम सिक्योरिटीज ही मानेंगे, ये कह रही है। यानी कि PACL जो अपना यूनिट का मतलब कुछ और बता रही है, ये वो फलान ठिकान, तो ये कह रहा है कि भाई जो भी CIS का काम करती है, वो जो भी यूनिट या इंस्ट्रूमेंट अपने निवेशक को दे रही है, वो सब सिक्योरिटीज में आता है। तो इसकी रेगुलेशंस देख लेते हैं जो सेबी ने निकाली हुई हैं, जिसके अंतर्गत हर CIS कंपनी को कार्य करना है। तो उसकी जो रेगुलेशन 3 है वो कहती है कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी CIS का काम नहीं कर सकती, यानी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी का एक सर्टिफिकेट दे देगी सेबी किसी भी कंपनी को, तब जाके वो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम CIS के अंतर्गत कार्य करेगी, बिना उस सर्टिफिकेट के वो CIS का काम नहीं कर सकती। तो यदि कोई भी कंपनी लॉन्च करती है या कार्य करती है, चलाती है अपनी कोई भी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम बिना उपरोक्त बताए गए लाइसेंस के, यानी सर्टिफिकेट के, तो वो जो है सेबी एक्ट की धारा 12(1)(b) और जो तीसरा रेगुलेशन बना हुआ है CIS रेगुलेशन का, उसका उल्लंघन होगा, यानी CIS के जितने भी प्रावधान बने हैं ये उनका उल्लंघन कहलाएगा अगर बिना सर्टिफिकेट के कोई CIS का काम करती है तो इस पर ये बोल रही है कि जो भी शो कॉज नोटिस PACL को भेजे गए हैं वो इस आधार पर भेजे गए हैं कि वो CIS का काम करते हैं बिना किसी भी लाइसेंस के, यानी सेबी एक्ट के अंतर्गत या CIS रेगुलेशन के अंतर्गत जो भी प्रावधान बनाए गए हैं उनका उल्लंघन करते हुए बिना किसी सर्टिफिकेट के ये लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा लिख रहे हैं, इस पर PACL ने जो भी दलीलें दी हुई हैं वो निराधार दी हुई है, किसी मेरिट के बेस पर नहीं दी है, मतलब ये बिना वजह की उलूल जुलूल की बातें लिख रहे हैं, सिर्फ कोई किसी काम की बात नहीं लिख रहा है, बस सब अपने आप को ढकने में लगे हुए हैं। इसी में जो है सेबी एक ऑर्डर का जिक्र कर रही है जो कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा जारी किया गया था, किस केस में, PGF लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस का
जिक्र करते हुए अभी आगे बताएगी। ये कह रहे हैं कि इस केस में भी बिल्कुल इसी प्रकार के तथ्य व परिस्थितियाँ थी। हो सकता है ये पीजीएफ लिमिटेड, इन्हीं की पीजीएफ कंपनी वाला केस हो वहाँ पर, या दूसरा था, ये तो चलिए आगे पता चलेगा हमको। फिलहाल इस केस की बात करते हैं। तो इस केस में क्या था कि ऐसे ही जैसे पीएसीएल की तथ्य व परिस्थितियाँ हैं, उसमें भी ऐसे ही तथ्य व परिस्थितियाँ थी। उसमें हाई कोर्ट ने क्या कहा था, जो धारा 11A बना हुआ है और सीआईएस रेगुलेशन बना हुआ है, वो निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए बना हुआ है। और ये जो है रेसिड्यूरी क्लॉज में भी आता है, यानी कि ये यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 97 में आता है, 7th शेड्यूल के संविधान के 7th शेड्यूल में। यानी संविधान में ऐसे लिस्ट बनी हुई है, यूनियन लिस्ट और आपका स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसे 3 लिस्ट बनी हुई हैं कि यूनियन लिस्ट में केंद्र सरकार किस किस मामले में अपना हस्तक्षेप कर सकती है, राज्य सरकार स्टेट लिस्ट के अंतर्गत जो मैटर दिए हैं उसमें हस्तक्षेप कर सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जिसमें दोनों का हस्तक्षेप हो सकता है। तो यूनियन लिस्ट जिसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप होता है, सिर्फ उन मामलों के अंतर्गत इन धाराओं को भी रखा गया है कि इसमें जो है आपका केंद्र सरकार हस्तक्षेप, मतलब कोई भी नियम बना सकती है, ऐसे हस्तक्षेप नहीं कर सकती, कोई नियम बना सकती है उस मामलों के ऊपर। तो ये चिटफंड कंपनियों के वगैरह के जो भी ये मामले हैं, उसमें केंद्रीय सरकार कानून बनाती है, ऐसा ऐसा ये बता रही है। और इसके आगे थोड़ा और एक्सप्लेन करके इसने कुछ पूरा ये ऑर्डर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं, सेबी बता रही है कि जो वहाँ पर भी पीजीएफ लिमिटेड थी, जो उसने भी यही ऐसा एक अपना बात रखी थी, दलील रखी थी कि जो हम लोग का ज़मीन बेचने, खरीदने और विकसित करने का कार्य है, वो पार्लियामेंट के अंतर्गत नहीं आता, वो बल्कि राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। तो इस पर कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने साफ कहा था कि ये जो है आपका गलत जो है मानसिकता है, ये जो आप दलील दे रहे हैं वो पूर्ण रूपेण गलत है। ऐसा क्यों कहा था ये देखिए। इसके आगे कह रही है कि जो ये पिथ एंड सब्सटेंस का रूल बना हुआ है, पिथ एंड सब्सटेंस का मतलब होता है कि अगर पार्लियामेंट के अंतर्गत, लेजिस्लेशन के अंतर्गत अगर कोई मैटर नहीं भी आता है, तब भी वो परिस्थितियों के अनुसार उसको जांच सकती है। यानी कि ये जो है आपका सिर्फ लिखित में लिख दिया कि ये इसके अंतर्गत नहीं आता क्षेत्राधिकार, तो उससे वो ख़त्म नहीं हो जाता। ऐसे कई रूल होते हैं कि अगर जो चीज़ उसके अंतर्गत नहीं आती है, वो उसको अपने अंतर्गत ले सकती है, सिर्फ और सिर्फ परिस्थितियों के आधार पर। तो इसके रूल का वो बोलते हुए हाई कोर्ट ने बोला कि जो ये पिथ एंड सब्सटेंस रूल बना हुआ है, ये लेजिस्लेशन यानी ये जो आपकी विधायिका होती है, उसके उद्देश्य और कारणों को लेकर बना हुआ है, ना कि किसी पार्टी की एक्टिविटीज़ को लेकर के। मानती हूँ आपको थोड़ा समझने में कठिन लग रहा होगा, क्योंकि ये जजमेंट ऐसे ही होते हैं, ज़्यादा समझ में नहीं आते। ये पूरा हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेंगे ना, तो हमको समझ में आएगा कि वो बोलना क्या चाहती है। ऐसे एक एक शब्द में हमको नहीं समझ में आएगा। फिलहाल के लिए वो इतना कहने की कोशिश करिए कि जो लोग बस बोल देते हैं कि हम रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, तो इसमें आपका हस्तक्षेप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो हस्तक्षेप कर सकती है कोई भी अथॉरिटी, क्योंकि वो निवेशकों के हित के लिए काम कर रही है। तो हस्तक्षेप के लिए आप उस किसी को रोक नहीं सकते हैं, वो परिस्थितियों के आधार पर बदलता रहता है। इसका अभी तक का निष्कर्ष ये निकला है। इसके आगे और समझते हैं क्या बोल रही है। देखिए मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि अभी इस वाले पेज में ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये और है, शायद इसके आगे भी होगा दूसरे पेज में, तो अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे। अभी में ये क्या कह रही है कि एक कंपनी जो है रियल एस्टेट का काम अगर कर रही है, ज़मीन खरीदने बेचने का काम कर रही है, दूसरी तरफ वहाँ पर निवेशक निवेश कर रहे हैं, और इसमें आप बोल रहे हैं कि राज्य सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार है, सेबी को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, और ना ही किसी विधायिका वगैरह को कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी वो अगर हस्तक्षेप कर रहे हैं इसके अंतर्गत, पिथ एंड सब्सटेंस रूल के अंतर्गत, कि भाई हम करेंगे हस्तक्षेप, तो वो किस आधार पर करेंगे? निवेशकों के हित के लिए। यानी दो चीज़ें आ गई ना यहाँ पर। एक आ गई कि आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, ज़मीन खरीदने बेचने का काम करते हैं, और एक आ गया आप निवेशकों के हित में कार्य कर रहे हैं। तो जो आपके ऊपर हस्तक्षेप हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है कि आप रियल एस्टेट का काम करते हैं, जबकि हस्तक्षेप इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके यहाँ पर निवेशक निवेश करते हैं। यानी कि यहाँ पर इसने दो चीज़ें बोली हैं कि यहाँ दो चीज़ें हो रही हैं कि निवेशकों का हित भी हमको देखना है, आपके काम क्या है उससे हमको लेना देना नहीं है। यहाँ पे दो कंडीशन इसने बताई है कि हस्तक्षेप करने का एक कारण हो सकता है कि भाई आप जो है निवेशकों के हित के लिए काम कर रहे हैं, मतलब सेबी जो है निवेशकों के हित के लिए कार्य कर रही है, इसलिए वो हस्तक्षेप कर रही है। और दूसरा कारण बोल रहे हैं आप कि हम जो है रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो इस पर अगर सेबी हस्तक्षेप करेगी तो वो गलत है, ठीक है।
लेकिन निवेशकों के हित के लिए तो वो हस्तक्षेप कर सकती है ना। तो उसमें वो बोला गया है कि आप क्या कार्य करते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सामने वाली अथॉरिटी किसके लिए कार्य कर रही है इससे फ़र्क पड़ता है। सेबी का गठन क्यों हुआ, जिस कारण से उसका गठन हुआ, अगर वो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोई कहीं भी हस्तक्षेप कर रही है तो वो गलत नहीं कहलाएगा, भले ही आपका काम कुछ भी हो। तो इतना आपको समझ में आया होगा। सेबी जहां अभी तक दलीलें सब पीएसीएल ने दी, पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन ने दी, प्रमोटरों ने दी, डायरेक्टरों ने दी, अब ये सेबी अपनी बातों को पूरा समझाते हुए आगे बढ़ रही है। ये 39 पेज तक हमने पढ़ लिया है, इसके आगे का हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।